हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है दो सहेलियां ऐसी। दोस्ती तो होती है, लेकिन कुछ दोस्ती बहुत लंबी चलती है और कुछ दोस्ती जो है लंबी नहीं चलती है। दोस्ती में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जलन, प्रेम, स्नेह। और जलन भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। कोई आपकी तरक्की से जलता है, तो कोई आपकी फैमिली से जलता है, तो कोई आपके जो है हुनर से जलता है, टैलेंट से जलता है। तो जलन की तरीके की एक ये है सहेलियों की कहानी कि किस तरह जलन में जो है इंसान मरने के बाद भी परेशान करता है, और व्यक्ति जब परेशान हो जाता है तो कहाँ किस हद तक पहुँच जाता है। तो ऐसी ही कहानी है दो सहेलियों की, जो एक पास रहती, पास कॉलोनी में है। उनके घर जो है बिल्कुल पास में है, पास से एकदम उनके घर के पास में जो दीवार उठी है छोटी सी है, जो इधर रहने वाले इधर से लोगों से बात कर सकते हैं और इधर वाले इधर से बात कर सकते हैं। तो कहानी हमारी शुरू होती है प्रेरणा, प्रतीक और ध्रुव। ये है फैमिली मेंबर। प्रेरणा के हस्बैंड है प्रतीक और बेटा है ध्रुव, जो कि अभी फर्स्ट ईयर इंटर कर रहा है। कॉलेज जाने शुरू कर दिया है। कॉलेज जाता है, आता है, सुबह चला जाता है 9 बजे और शाम को लगभग 4-5 बजे तक आता है। ऐसे ही उसके जो हस्बैंड हैं प्रेरणा के, प्रतीक, वो भी चले जाते हैं। दोनों लोग साथ में ही जाते हैं और साथ में ही वापस लगभग आते हैं शाम को। तो जो प्रेरणा होती है तो वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि वो फैमिली जो है छोटी सी फैमिली है, उसमें और कोई तो है नहीं। तो वो धीरे धीरे करके अपने पड़ोस में रहने वाली एक रोमा है, वो विधवा है, वही रहती हैं। उन महिला जो है, तो दोनों की उम्र में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रेरणा भी लगभग जो है 30-32 साल की है, और जो रोमा है वो लगभग 45 साल की है। तो दोनों में, लेकिन अब जब कोई तीसरा तो है नहीं वहाँ पे बात करने के लिए, तो जब भी वो बाहर आंगन में कपड़े डालने के लिए निकलती, तारपे से डालती, बाहर सुखाने के लिए या छत पे जाती, तो अक्सर दोनों मिल जाती। तो जब छत पे मिला करती, वैसे ही नीचे जब बातचीत होती, तो वो गरीब थी, विधवा भी थी, गरीब थी, उसके परिवार में कोई भी नहीं था। गांव से कभी कभी कोई मिलने आता था, नहीं तो नहीं आता। सबने लगभग उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो विधवा थी, घर उसका पड़ोस में था और बातचीत तो होती रहती। बातचीत होते होते उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती ऐसी कि अगर उनके घर में भी दाल बनती या सब्जी बनती, तो प्रेरणा ऐसी थी, अच्छी नीयत की महिला थी, वो उसको देती जरूर। सोचती ये गरीब भी है और क्या अकेले के लिए बनाएगी। तो चटनी, अचार, पापड़ से ले करके सब्जी दाल तक उसका लेन देन चलता था। जो उसकी पुरानी साड़ियाँ होती थी, प्रेरणा उठा के रोमा को दे देती और उसको दीदी कहा करती थी, दीदी कहती थी। और उससे बहुत उसका जो है घनिष्ठ संबंध हो गया, इतना संबंध घनिष्ठ हो गया कि वो बहुत सी चीज़ें अपनी जो घर की थी वो शेयर करती थी उससे। ऐसे ही बातों बातों में एक दिन वो क्या कर रही थी, अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी। जब भी कोई फेस्टिवल होता या कोई ऐसा कुछ ओकेजन होता, तो वो अपनी महंगी से महंगी साड़ी जो है दिखाती, कहती दीदी आपको ये चाहिए, आप ये ले लीजिए। और वो अच्छे से अच्छी बनारसी साड़ियाँ या कोई भी साड़ी ले करके आती और रोमा को पड़ोस में ऐसे करके दे देती कि दीदी आप भी पहनिए, अच्छा लगता। तो रोमा कहती मुझे क्या पहनना, मैं तो ऐसे ठीक हूँ। तो नहीं नहीं दीदी आप पहनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो तो स्नेह भाव से देती, लेकिन रोमा जो है दोस्तों अंदर ही अंदर उससे जलती थी। कहीं ना कहीं उसकी इच्छा होती थी कि प्रेरणा की जगह यदि हम होते इस घर में, मैं होती, तो मैं भी इस तरह से अच्छी साड़ियाँ पहनती, खूब सज धज के रहती। बातों बातों में एक दिन जो है प्रेरणा ने क्या किया, अपनी सारी ज्वेलरी, उसको पहले तो उसको घर में बुलाया। और घर में क्या, वो आंगन से ही इतना उसका वो था, वो वहीं पे सोफे पे आंगन में जो दालान में लगा हुआ था उसके बरामदे में, वहीं पे उसको बुलाया और अपने जेवर जो है ज्वेलरी बॉक्स ले आई और दिखाने लगी कि दीदी देखिए कितने अच्छे अच्छे मेरे पास हैं ज्वेलरी। अब इस बार जब हमारा कुछ वो होगा, ये त्यौहार या दीपावली, तब मैं यही पहनूंगी। और वो जिस दिन से वो उसके जेवर देख करके गई, रोमा को चैन ही नहीं पड़ रहा था कि मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए, मुझे भी चाहिए। वो अंदर ही अंदर उससे बहुत, उसकी कुत्सित मानसिकता जो थी उसको चैन नहीं लेने दे रही थी कि ये प्रेरणा कितने सुखी है, कितने अच्छे से वो रह रही है। ऐसे करते करते लगभग 2-3 साल जब बीत जाते हैं, रोमा को ऐसे ही कुछ थोड़ी सी बीमारी कोई हो जाती है, बुखार उखार होता है 8-10 दिन तक की। उसके बाद उसको टाइफाइड वगैरह हो जाता है, बीमारी थोड़ी लंबी चलती है और उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ हो जाती है तो अब कोई तो उसका करने वाला नहीं रहता है, और यही जो लोग जो हैं उसकी अंत्येष्टि करते हैं। उसके परिवार से, गांव से कोई 1-2 लोग आते हैं, तो अंतिम संस्कार करा के चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद, करीब वही 10-12 दिन हुए होंगे, एक दिन प्रेरणा बाहर बैठी थी सोफे पे। अब ये शाम में जो है ये लोग आए और कह रहे यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे सिर थोड़ा भारी भारी हो रहा है। तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि होगा कुछ ऐसे ही।
वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो चाय बनाती, सबको पिलाती, सबको अच्छे से होते। उसका मन नहीं लग रहा होता असल में कि रोमा चली गई, वो किससे बातें करे। इस तरह से वो गुमसुम सी रहती थी। फिर एक दिन जो है ध्रुव की छुट्टी जल्दी हो जाती स्कूल में। जब वो स्कूल कॉलेज से जल्दी से वापस आ जाता है दोपहर को, तो देखता क्या है, जो प्रेरणा है उसकी मम्मी, वो आंगन में बैठी हुई है सोफे पे और ऐसे सिर पकड़े हुए। तो बोलता है ध्रुव, मम्मी मम्मी क्या हो गया? तो कहता बेटा मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा, मेरे से बात मत करो। तो कहता ठीक है। तो वो कहता चलो भाई मम्मी चलो डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन ला देते हैं। तो कहले नहीं, मेडिसिन दराज में पड़ी है वही दे दो। तो जाता है, मेडिसिन जो है लेकर के आता है और अपनी मम्मी को दे देता है और गिलास में पानी वो खा लेती है। वो कहता है चलो मम्मी अपने बेडरूम में और सो जाओ, चल के थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद में कोई भी काम करना, जब तक जो है सिर दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो वो कहती नहीं, मेरा सिर बहुत तेज से दर्द करा, फटा जगह, मैं यहीं बैठूंगी। और वो वहीं पे बैठी रहती। वही पास में उसके कपड़े भी रखे होते, क्योंकि वो दोपहर का टाइम ही होता है 2 बजे का। और कपड़े यहाँ पे पड़े ऐसे थोड़े से वो ला करके रख देती, बस सिर पकड़ के ऐसे बैठी रहती। उसके बाद जो है ध्रुव अंदर चला जाता है और कह देता है मम्मी को। मम्मी उठ के जाती है, बेडरूम में चली जाती है। जब चली जाती है, उसने सोचा मम्मी तो लेट गई होगी, सो गई होगी, रेस्ट करेगी। और वो अपने कमरे में जाकर के टीवी खोल के देखने लगता है। इधर वो टीवी देख रहा होता है, वैसे ही उसको पीछे किचन में बर्तन धुलने की आवाज़ आने लगती है। वो फटाक से आता है, देखता है कि उसकी मम्मी बर्तन धुल रही है। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी बोलती हैं कुछ नहीं, पीछे मुड़ के देखती हैं तो एकदम से एकदम लाल आंखें भयानक एकदम जैसे दिखने लगता है। वो सोचता है अरे मम्मी कैसी लग रही है, शक्ल देखो एकदम। फिर उसके बाद वो खटपट किया, वो मम्मी आपका तो सिर दुख रहा था, आप रेस्ट मारो ना, ये क्यों कर रही हो काम, बाद में कर लेना जब आपका सिर ठीक हो जाए। फिर वो उसकी तरफ ऐसे दिखती हैं, आंखें से घूरने लगती हैं। कुछ नहीं, उसने कहा मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। अरे अभी तो आपका सिर दर्द इतना बहुत तेजी से जो हो रहा था, कहती आप मेरा सिर फटा जा रहा, अभी आप कह रहे हो ठीक है। खैर वो उनके मुंह नहीं लगता और वो जाकर के इन सब बातों को इग्नोर कर देता। चेहरा भी देख के उसको डर लगता, लेकिन सोचता अरे मम्मी है ऐसी, कभी भी कुछ भी उधड़ी पुधड़ी लग रही हैं। फिर वो जाकर के फिर टीवी देखने लगता। डांट पड़ती है जब, फिर उस बात को भूल जाता है, इग्नोर कर देता। पापा उसके आते हैं, बताता है, सोचता बताएं पापा से, नहीं बताएं। खैर वो नहीं बताता है। शाम होती है और सब खाना पीना खा के सो जाते हैं। जब सो जाते हैं, 1 दिन बीतता, 2 दिन बीतता है, ऐसे करके जब तीसरा दिन होता है, तो जो ध्रुव होता है वो अपने कमरे में सो रहा होता है। एकदम से उसको जो उसके घर का मेन गेट होता है, भड़ाक से खुलने की आवाज़ आती है। जब भड़ाक से खुलने की आवाज़ आती है, इतनी रात को अचानक से गेट कौन खोल रहा है? जब वो आता है दौड़ता हुआ, देखता है उस कमरे से बाहर अपने पेरेंट्स के कमरे को देखता है, वो खुला हुआ है। देखता क्या पापा उसके सो रहे हैं, मम्मी तो गायब, मम्मी तो है ही नहीं। फिर वो जो है वहाँ बाहर जाके देखता है। जब बाहर जाके देखता क्या है, मम्मी एकदम से बढ़िया सी मेकअप वेकअप करके बाहर से गेट जो है से आ रही हैं, खुला हुआ गेट पड़ा, बाहर से आ रही हैं और एकदम मेकअप वेकअप करी हुई, बढ़िया सी साड़ी पहनी हुई है। मम्मी इतनी रात को सब दस के कहाँ गई थी? और वो देखती गेट बंद करके और फौरन आ करके अपने कमरे में जा करके सो गई। अब वो देखता, बहुत हैरत में पड़ जाता है, पापा को तो पता भी नहीं मम्मी बाहर से आ रही है। फिर भी सोचता अरे मम्मी क्या पता किससे मिलने गई, क्या है, वो ध्यान नहीं देता इस बात को। ऐसे करके 2 दिन हो जाता, 3 दिन। फिर एक दिन अचानक से जो है उसके पापा जो हैं उठते हैं। वो उसकी मम्मी हर बार ध्रुव को देखती है, इग्नोर कर देती है, जैसे लगता है उसको देख ही नहीं रही, बस खुली आंखों से आती है गेट से और सो जाती है। ऐसा 2-1 बार होता है। लेकिन जब 1 हफ्ता लगभग बीत जाता है, तो उसके पापा एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और मम्मी किचन में है। तो कहते हैं आपस में दोनों लोग कि बच्चे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ पापा बोलिए, क्या बात है? कि बेटा मैं देख रहा हूँ तेरी माँ जो है आजकल कुछ ठीक नहीं कर रही थी। क्या मम्मी कर रही है? कि बेटा मैं तेरी माँ को भी कल देख रहा था, रात में ये उठती है, अचानक से उठ जाती, पता नहीं कहीं चली जाती, सोते सोते चलती रहती है, इधर जाती है, जो पूछो तो कोई जवाब ही देते कि हाँ पापा मैंने भी एक दिन देखा था, फिर दूसरे दिन मैंने सोचा फिर देखूँ, दूसरे दिन भी देखा उसको बहुत बेपरवाही से चली जा रही, मेरे को तो बिल्कुल देख ही नहीं रही है, हम जैसे खड़े हुए वो आती हैं चली जाती हैं। तो कहते हाँ अभी परसों वाले दिन मैंने देखा, इन्होंने सबसे महंगी वाली साड़ी पहनी हुई है और साड़ी पहन करके वो चली जा रही हैं एकदम से, बहुत जाते गेट खोल करके आगे निकलती हैं और आगे निकल करके ऐसे मुड़ करके जिधर रोमा का घर बना है उधर जाके जाने कहाँ पीछे गायब हो जाती। और मैं पीछे पीछे इसके गया भी देखने के लिए, तो इसने जो है बिल्कुल मेरे को देख करके इग्नोर कर दिया। और जब मैं आया मुड़ करके, सोचा ये देख ना पाए और ये आगे चलती जा रही, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ। आती है गेट खोलती है, बैठ करके जो है फिर वहीं पे सो जाती है। और एक दिन मैंने इसको देखा, इसने सारी ज्वेलरी पहनी। मैंने रात को कहा तुम रात को क्यों मेकअप कर रही हो?
इसने सुना ही नहीं। जब मैंने इसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा, कहा कि अरे प्रेरणा, इसने इतनी रात को तुम ज्वेलरी क्यों पहन रही हो? एकदम से मेरी तरफ देखती है, घूरने लगती है और मेरा हाथ झटक देती है, फिर ये बाहर चली जाती। बाहर जा करके ये रोमा के घर के पीछे पता नहीं क्या करने जाती है, और जा करके वहीं पे ये गायब, और थोड़ी देर के बाद फिर ये आ जाती है। आती है और सब ज्वेलरी उतारती है। इसने जितने दिन हुए मनमानी करती रहती है, और हर रोज नई साड़ी नई ज्वेलरी पहन पहन के ये बाहर जाती है और आती है। ऐसे ही एक दिन तो हद ही हो गई कि ये बिल्कुल भी, उसने जितने भी गहने थे सारे पहन करके, कोई फेस्टिवल था या क्या था, कि इसने पहन करके रात में ऐसे करके 2 राउंड कॉलोनी के लगाए। उसके बाद आकर के ये लेती, बहुत कहा पर ये सुनती नहीं है। तब ये भाई अपनी बहन को फ़ोन करते हैं, जो प्रतीक होते हैं, कि मनीषा तुम घर आ जाओ, हमारी भाभी बहुत इस समय डिस्टर्ब कर रही है, देखो आकर के आखिर क्या है, तुम लोग लेडीज जो है समझ लोगी क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो कहते ठीक है भैया मैं आ जाऊँगी। तो जब ध्रुव की बुआ आती है, और जिस दिन शाम आती है, दोपहर को आ जाती, शाम होती, तो दोनों जो है ध्रुव और प्रतीक एक ही कमरे में सोते हैं, और उसकी बुआ और मम्मी एक कमरे में। जब जाते सोते हैं तो सुबह जब देखते हैं प्रतीक उठते हैं, ध्रुव कहता अरे बुआ आप यहाँ बाहर सोफे पे क्यों सोई हैं? तो उसकी बुआ कहती भाई मैं तो अंदर नहीं सोऊंगी, भाभी पे जो है कोई बुरी आत्मा का साया करे। हैं ये क्या कह रही है? भाभी तो तुम्हारी तो बिल्कुल, अब तो केवल मेकअप। अरे नहीं भैया आपने नहीं देखा, रात में हम सोए, लेकिन हम आपको तो उसके बिस्तर पे देखते, बिस्तर पे ही तो सोई थी रात में। जैसे 1:30 बजा वैसे ही देखा, मेरे को लगा कि मुझे कोई घूर रहा। मैंने ऐसे आंखें खोली, लेटी हुई थी, देखा भाभी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करके घूर रही, एकदम बड़ी बड़ी आंखों से। हमारे डर के तो मेरा तो एकदम कलेजा निकल आया। उसे लग रहा था वो मेरे को गलाई दबा देगी। मैं धीरे से उठ करके दूसरी साइड होकर के मैं भैया सोफे पे आई हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा, मैं नहीं भाभी के साथ सोने वाली। तो अब उसको कहीं दिखाओ सुनाओ तभी समझ में आएगा। फिर इसको जो है लेकर के जाते हैं, कहते हैं चलो भाई डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर के यहाँ क्या जाएंगे, वो रास्ते में फैल गई कि नहीं डॉक्टर के हम नहीं जाएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके जो है वो नहीं जाती है, तो नहीं जाती है, फैल जाती है वहीं पे। और आखिर पति के आगे पत्नी की कहाँ चलती, वो तो वापस लेकर के आ जाती। फिर भाई तांत्रिक बाबा की किसी की ढूंढने की बात होती है, वो भी बातचीत चलती है। खैर बुलाया जाता है, मनीषा जो होती हैं वो अपने ससुराल से पंडित जी को बुलाती हैं। पंडित जी आते हैं देखते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे किसी आत्मा का साया है। तो किसी ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। तो पूजा पाठ चलती है। फिर कहते हैं देख के मैं बताता हूँ। पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो पता लगाते हैं कि कैसी आत्मा है। अब जब धीरे से उनको जो है वो बैठती नहीं, एक तो पकड़ में नहीं आती, भाग जाती है। बिठाते हैं उसको, चौके में बिठाते हैं पंडित जी, पकड़ते हैं उसका हाथ, पूछते हैं कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो वो कहती है रोमा। रोमा? रोमा तो जा चुकी है, जिंदगी हार चुकी है यहाँ से। कहती नहीं मैं तो यही हूँ। यानी तुम्हारा तो अंतिम संस्कार कर दिया गया था, तुम यहाँ कैसे? और प्रेरणा को तुम कैसे मिली? तो बताती है प्रेरणा एक दिन दोपहर को इसके जो है दुपट्टा ओढ़ करके मेरे आंगन में आया था। आंगन में आया था, ये क्या है, मेन गेट से आकर के और दुपट्टा उठाने आई थी। हम दोनों अक्सर वहीं पे बैठ के बात किया करते थे। जब इसने दुपट्टा उठाया वैसे ही मैं इसके शरीर में घुस गई। मुझे तो पहले से ही इसके जेवर और गहने और साड़ी देख के बहुत ही लालच लगता था, और मैं इससे जलती थी। मुझे हमेशा से पाने की इच्छा थी कि मैं इसके जेवर पहनूं और साड़ियाँ पहनूं और खूब घूमूं। इसीलिए मैंने इसके शरीर को अपना लिया और मैं रोज ही अपनी इच्छा पूरी करती थी। अब पंडित जी सिर पीट लेते कि ऐसी भी आत्मा होती है, इतनी भी जलन क्या है कि इंसान को जो इतना परेशान करे। तो कहते कि अब मैं इसको लेके ही जाऊंगी। आज मैंने सारे गहने पहन लिए हैं, अब मेरी इच्छा खत्म हो गई है, लेकिन मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। इसने जो भी नई नई चीज़ें और कहीं रखी हुई हैं वो भी मैं पहनूंगी। पंडित जी कहते हैं ठीक है, तुम जाओगी तो तुम चली जाओ। कहने मैं आज नहीं है, मैं कल जाऊंगी। पंडित जी कहते हैं ठीक है, हम कल आएंगे। अब कहती कि तुम जाओ, जितना जल्दी हो सके जाओ यहाँ से। क्योंकि जितना जल्दी मतलब फिर दोबारा से परेशान करने लगती है उसको। कहती तुम क्या लेकर के आखिर जाओगी? अब वो कहती है मेरे को चिकन खाना है। अरे चिकन खाना है? चिकन क्यों खाना है? क्या चिकन? मैं तो रोज ही चिकन खाती थी, मैं तो अकेली थी, यही तो खिलाती थी मुझे। और मनीषा कहती है भैया अब तो इसको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा ऐसी है बिना खाए नहीं जाएगी। पंडित जी कहते हैं भाई मुझे नहीं, जब ये सब बनाना खिलाना इसको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगले दिन मैं आ जाऊँगा और इसको अच्छे से खिला पिला दो। फिर वो पंडित जी तो चले जाते हैं। घर में चिकन बनाया जाता है, इसको बड़े थाल में खिलाया जाता है, रखा जाता है। ये बेड पे बैठ के आराम से ऐसे दोनों हाथों से जुटती है खाने के लिए जैसे ज़िंदगी भर से कुछ खाया ही ना हो। सारा का सारा चिकन ख़त्म कर देती है खा करके, और बड़ी लंबी सी डकार लेती है और वहाँ से उठ करके बाथरूम तक जाती है।
बाथरूम तक जाती है, तब तक पंडित जी के आने का समय हो जाता है। बाथरूम से जाकर के बाहर, जैसे ही बाहर सोफे पे बैठती है, जाकर के बाहर से दरवाजा जैसे खटखटाता है कोई, ये क्या करती है, जो पास की दीवार होती है उसी पे चढ़ करके एकदम से खटाक से छत पे भाग जाती है। इधर इसको पकड़ने के लिए सब दौड़ते हैं, उधर पंडित जी चौकी लगाते हैं नीचे, और ये दौड़ती जाती है। पंडित जी कहते हैं इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लेने के लिए सभी लोग भागते हैं, तीनों लोग, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अब जो है ध्रुव जो है इधर उधर झांकता, कहाँ मेरी माँ गई। तो देखते क्या, वो रोमा के आंगन से जो जुड़ी हुई छत थी उसकी दीवार पे वो ऐसे पतली सी दीवार, उस पे वो चलती चली जा रही है, और बड़ी ही मुस्कुराहट उसकी खराब लग रही देखने में, बड़ा ही भयंकर चेहरा। तो वो कह रही मैं तो इसको साथ लेके जाऊंगी, ऐसे कहते कहते वो दीवार पे आगे बढ़ती जाती। लेकिन ध्रुव जो है उधर से जा करके एकदम से अपनी माँ का हाथ पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि दीवार छोटी होती है तो आराम से वो खींच लेता है पकड़ करके, और नीचे वो गिर जाती है। दूरी कम होती है तो घास पे ही गिरती है, खैर चोट वोट नहीं लगती। तब तक उसके पापा भी आ जाते हैं, दोनों लोग पकड़ के लाते हैं, चौके में बिठाते हैं, किसी तरह से उस आत्मा से उसको मुक्त कराते हैं पंडित जी, और कहते हैं अब मैंने इसको भगा दिया है, अब ये नहीं है, ये इसका इरादा था इसको मारने का। कह रही थी मैं जाऊंगी तो इसको लेके जाऊंगी, मतलब साफ था कि इसको मारना चाहती थी। तो इस तरह से उसको आत्मा से मुक्त कराते हैं, और वो फैमिली फिर से हैप्पी हो जाती है, और सब अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी जलन की दास्तां, ऐसे भी जलन होती है। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।